पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। डिफेंस में क्या रणनीति रखी जाएगी, खासतौर पे आउटलुक अगर आपका जानना चाहिए। दुनिया में सबको पता है कि जब जंग छिड़ी हुई है तो तलवारें रखना तो पड़ेगा ही सबके, राइट। डिफेंस पे स्पेंडिंग हमारी नहीं, ग्लोबली आई थिंक बढ़ेगी, स्पाइरल अप होगी। हो सकता है कि यूरोपियन डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, क्योंकि शायद यूएस से भरोसा उठ चुका है दुनिया का। एक ही चीज प्रशांत मुझे डिफेंस सेक्टर में थोड़ी नेगेटिव लगती है, वो ये है कि वैल्यूएशन जो है वो समझ के परे है। बैंकिंग में भी एक कंसर्न बना हुआ है, फिर भी कुछ तो बात होगी जो आपने अपनी फेवरेट सेक्टर में इसको टॉप पे रखा। बिल्कुल प्रशांत, आई थिंक अगर कोई एक सेक्टर है जिसपे आप आंख बंद करके ये बोल सकते हैं आफ्टर द करेक्शन इन इंडियन मार्केट्स की इसके वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो गए हैं और माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो है बैंकिंग। जिस तरह की दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल बहुत ज्यादा जल्दी शांत नहीं होने वाली है। आपने गल्फ वॉर देखा है 90s में, आपने कोविड का दौर देखा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, आईटी बस देखा है, रशिया यूक्रेन वॉर देखा है, और भी बहुत दूसरे तरह के इंसिडेंट्स वर्ल्ड ने देखे हैं। पर हर समय दुनिया ने इन चीज़ों से रिकवर किया है। बट अगर आप कहीं पर भी देखें तो कहीं ना कुछ कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो जरूर आता है इन सारी सिचुएशंस का। नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरुकुल के एक बेहद ही दिलचस्प एपिसोड में। और कोशिश हमारी कि हम आपके मार्गदर्शक बनके आपको बेहतर तरीके से मार्केट में गाइड करें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसमें और ज्यादा मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहें। और आज आपको बेहतरीन चर्चा जानने को मिलेगी, क्योंकि एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ मोहित गंग साहब जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं मनी फ्रंट के। और आप उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल वर्ल्ड में अपनी नॉलेज, अपनी इंसाइट्स शेयर करते हुए हमेशा देखते आए हैं। और आज हम उनके अनुभव और उनके ज्ञान का लाभ लेंगे। मोहित जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और जिस तरह की दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल बहुत ज्यादा जल्दी शांत नहीं होने वाली है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें बताइए कि सबसे पहले कि इस पूरी उथल पुथल को कैसे आप रेट कर रहे हैं और आउटलुक क्या बन रहा है, खासतौर पे FY26 FY27 के लिए। जी प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आप बातचीत में आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। देखिए, आई थिंक पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि वैश्विक तौर पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, माहौल जो है वो हर रोज़ पलटता है, राइट। आप किसी दिन आपको न्यूज़ आती है कि शायद युद्ध अब रुकने वाला है और थोड़ी सी इसके अंदर में कमी आने वाली है, अगले ही दिन आपको पता लगता है कि इसने और ज़्यादा आक्रामक रुख ले लिया है। तो युद्ध, देखिए, दुनिया का ये पहला युद्ध नहीं है। इससे पहले भी बहुत जगह इस तरह की अड़चने बोल लीजिए, क्राइसिस बोल लीजिए, सिचुएशंस बोल लीजिए, आए हैं। आपने गल्फ वॉर देखा है 90s में, आपने कोविड का दौर देखा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, आईटी बस देखा है, रशिया यूक्रेन वॉर देखा है, और भी बहुत दूसरे तरह के इंसिडेंट्स वर्ल्ड ने देखे हैं। पर हर समय दुनिया ने इन चीज़ों से रिकवर किया है। बट अगर आप कहीं पर भी देखें तो कहीं ना कुछ कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो जरूर आता है इन सारी सिचुएशंस का। चाहे हम कितना भी बोल लें कि कोविड में मार्केट एक बार अपने पीक लेवल से 40% करेक्ट कर गया और उसके बाद में वापस 6 महीने के अंदर में पूरा रिकवर कर लिया, बट कोविड का हम सबकी मानसिकता पे, हम सबके रहन सहन पर, हम सबके आसपास की दुनिया पर एक बहुत बड़ा असर रहा है, और वही असर मार्केट्स में भी देखने को मिला है। उसी तरह ये जो युद्ध है ना प्रशांत, ये हो सकता है कि शायद अगले 5-7 दिन में, 10 दिन में, या फिर हो सकता है महीने भर में रुक जाए, बट इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा दुनिया पर, वो मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक रहना वाला है। और इससे दुनिया का जो जो एक इक्वेशन है, जो समीकरण है देशों का आपस में, जो आपका, लेट से भारत की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारी खुद की आत्मनिर्भरता है, उसमें मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म बदलाव आने वाला है, एक लॉन्ग टर्म चेंज आने वाला है। हम हमेशा एज अ कंट्री मुसीबतों से निकलकर ही बाहर निकले हैं और हमने कोई एक अच्छा रिफॉर्म किया है, कंट्री को एक नया रुख दिया है। तो मुझे लगता है इन सब
सिचुएशंस में चाहे जो भी इम्पैक्ट आए, और इम्पैक्ट कोई आसान नहीं होने वाला है हमारे ऊपर में, हम पूरी तरह से एनर्जी पर निर्भर है एज अ कंट्री, पर इम्पैक्ट जो भी आएगा यहाँ से आई थिंक वी विल कम आउट बेटर एंड मच स्ट्रॉन्गर इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो लॉन्ग रन में कई बार ये जो क्राइसिस होती हैं वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती हैं, एक रेट्रोस्पेक्ट करने का मौका भी देती हैं कि साहब कहाँ सुधार करना है, कहाँ हमें बेहतर होना है। लेकिन मोहित, एक बात जो बड़ी समझनी आवश्यक है कि एक दौर होता था कि ये नैरेटिव भी बनने लगा था कि हम डोमेस्टिकली एज अ इन्वेस्टर पुश जो है हमारा वो इतना स्ट्रांग है कि अब अगर अमेरिका छींकता भी है तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार वो सारी चीजें धराशायी हुई हैं। हम टैरिफ वॉर के टाइम से ये चीजें देख रहे हैं कि उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं डेंट लगा है। फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट रेट, क्रूड, एनर्जी क्राइसिस, जियोपॉलिटिक्स, मतलब कई फ्रंट पे अब ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स को क्या अब इन्वेस्टर को बहुत ही माइन्यूटली ध्यान रखना होगा, न्यूज फ्लो पर बहुत ही ध्यान रखना होगा? देखिए, आई थिंक प्रशांत, जहां तक डीकपलिंग की जो स्टोरी है वो हर 1-2 साल में आती है, ये बोलकर कि अभी हम नया भारत है, अभी हमारी जागरूकता बढ़ गई है, आत्मनिर्भरता बढ़ गई है, बट वो मुश्किल है प्रशांत। वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, एंड ग्लोबलाइजेशन इज नॉट जस्ट अ बुकिश कॉन्सेप्ट, इट इज अ फिनोमेना विच इज चेंजिंग ऑल ऑफ अस कंटिन्यूसली, राइट? तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो यूएस मार्केट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ वर्ल्ड्स मार्केट कैप, जो 100 ट्रिलियन का वर्ल्ड का मार्केट कैप है, उसमें से 60%, 62 ट्रिलियन यूएस का मार्केट कैप है, और भारत का मार्केट कैप है 4 ट्रिलियन। तो वी आर अ वेरी स्मॉल डॉट इन द एंटायर ग्लोबल ओशन, एंड हम पूरी तरह से वर्ल्ड पर निर्भर करते हैं ऑन फ्यू ऑफ द थिंग्स। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑयल इज इम्पोर्टेड, एंड ऑयल इज नॉट जस्ट ऑयल। ऑयल के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो एलपीजी हो, पीएनजी हो, नेचुरल गैस हो, कुछ भी हो, वी आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, क्रिटिकल रेयर अर्थ, इन सबको हम इंपोर्ट करते हैं, राइट? एंड दीज आर द थिंग्स विच आर रनिंग द न्यू वर्ल्ड। तो जो नई दुनिया है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स की हो, चाहे वो ईवी की हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिसोर्सेज की हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटिंग की हो, चाहे वो एआई की हो, डेटा सेंटर्स की हो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, और वो भारत के पास खुद की नहीं है। वी आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी फॉर दीज थिंग्स। तो ये कहना गलत है कि हम डीकपल हो गए हैं, और जहां जहां इनको इम्पैक्ट आएगा भारत पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर क्रूड $100 तक रहता है, मैं आज ही कहीं सुन रहा था कि यूबीएस के एस्टिमेट्स हैं, अगर लंबे समय तक क्रूड $100 पर रहता है तो हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5 पर आ सकती है, और अगर क्रूड $120 पर रहता है तो हमारी जीडीपी ग्रोथ गिरकर 5.5% आ सकती है। तो इट कैन हैव वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट आएगा, इसके सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट्स बहुत ही सीवियर हो सकते हैं, होटल इंडस्ट्री पे, एविएशन पे, टूरिज्म पे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर। सो वी कैन नॉट अंडरमाइन our dependence on the global economy, and we cannot undermine the long term impact of these kind of situations on our economy. तो उस सबसे हमको संभल कर रहना होगा, और उसी को हमको हमारे निवेश में भी बुनना होगा। We will have to be careful in our investment process also when the world is so interlinked. बहुत बेहतर बात मोहित सर आपने कही, और ये यही चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब मैं किसी भी मंच पर आपको सुनता हूँ, आपको पढ़ता हूँ, तो आप एक रियलिटी चेक जरूर देते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत सारे नैरेटिव में फंसे रहना, जरूरी है कि एक रियलिटी चेक लेना कि आखिर हम कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ पर बेहतर हैं। एक अमूमन इन्वेस्टर के मन में सवाल उठता है, खासतौर पे सेक्टर्स को लेके, और दो सेक्टर की बात मैं सबसे पहले इसलिए करना चाहूंगा कि ये दोनों सेक्टर हमेशा से ये माने जाते रहे हैं कि साहब थोड़ा सा यहाँ पे ग्लोबल जो चीजें चल रही हैं, ग्लोबल उथल पुथल चल रही है या टेंशन है, उसका कम असर देखता है। पहला तो कंजम्पशन, और दूसरा है फार्मा। मतलब ऑलरेडी फार्मा को तो एक डिफेंसिव बेट के तौर पर देखा ही जाता रहा है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि शायद ही कोई सेक्टर हो जो इस डेंट से, इस प्रेशर से कहीं ना कहीं प्रभावित ना हुआ हो। मतलब अपने हाई से कितने लो आ चुके हैं स्टॉक्स, ये भी हम देख रहे हैं।
ऐसे में फार्मा और कंजम्पशन की बात सबसे पहले ये, क्योंकि दिलचस्पी इन्वेस्टर की वहां ज्यादा रहती है, तो हमें बताइए इन दोनों सेक्टर पर आपका 360 डिग्री व्यू क्या कहता है? जी। प्रशांत, देखिए पहले कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। आई थिंक डिफेंसिव सेक्टर है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकली हैवी सेक्टर है, तो यहाँ पर हमारी जो डिपेंडेंस है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इतनी ज़्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इतना ज़्यादा अच्छा आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल है एज अ कंट्री। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो कंजम्पशन एज अ स्टोरी स्ट्रक्चरली जो है वो इंडिया में काफ़ी अच्छी है। उसके साथ में लास्ट ईयर आपने दो तरह के टैक्स कट्स देखे। आपने डायरेक्ट टैक्स कट देखा बजट में, और आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस कट देखे। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, इस साल नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने जीएसटी रैशनलाइजेशन देखा, राइट? तो उन सब के जो बेनिफिट्स थे वो कहीं ना कहीं जाकर इस साल आने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो परचेजिंग पावर है एट अ इंडिविजुअल लेवल एंड एट अ फैमिली लेवल वो बढ़ने लग जाएगी, और कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी में आपको दिखेगा, और वो हमको थोड़ा दिख भी रहा था। टूरिज्म में, डोमेस्टिक कंजम्पशन में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर यू वर सीइंग ग्रीन शूट्स। तो स्ट्रक्चरल स्टोरी यस इंटैक्ट रहती है। डिफेंसिव सेक्टर है, यहाँ पर अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशंस में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में आ जाते हैं, तो अगेन दीज आर सेक्टर्स जो बहुत कम ज्यादा कम इनको मार भी पड़ती है। अगर आप देखेंगे भी तो इस करेक्शन में कंजम्पशंस के कुछ पॉकेट्स को छोड़ दीजिए, जो न्यू एज कंजम्पशन स्टोरीज थी उनको छोड़ दीजिए, बट अदरवाइज जो एफएमसीजी और वो सारे स्टॉक्स थे उन पे इतनी मार नहीं पड़ी है जितने के दूसरे सेक्टर्स को पड़ी है, राइट? तो डिफेंसिव नेचर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप निफ्टी कंजम्पशन बास्केट देखेंगे तो वो अपने हिस्टोरिकल मल्टीपल लेवल से बहुत ज्यादा चीप भी कोट कर रहा है। तो फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्टोरी, फ्रॉम अ डिफेंसिव स्टोरी, फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टोरी, इट्स अ ग्रेट बाय। एफएमसीजी अभी भी थोड़ा वैल्यूएशन वाइज इतना सस्ता नहीं, और ग्रोथ रेट्स इतने अच्छे नहीं है वहां पर, बिकॉज ऑफ लोकल लेवल कंपटीशन एंड अदर पैरामीटर्स, बट आई वुड स्टिल से दिस इज अ ग्रेट सेक्टर टू बी इन फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म बेट पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल इंडिया स्टोरी। सो ये तो कंजम्पशन की बात हो गई। दूसरा सेक्टर फार्मा। आई थिंक प्रशांत, अगर कोई एक सेक्टर है जहां पर हम बहुत ज्यादा बुलिश है, आई थिंक आई विल रेट फार्मा ऑन माय रडार एज नंबर 2। नंबर 1 विल बी बैंकिंग, बट नंबर 2 इज फार्मा। अगेन डिफेंसिव स्टोरी एंड लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग इन द ओवरऑल स्पेस। यूएस जेनरिक स्टोरी धीरे धीरे खुल रही है। इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स आर ह्यूज एक्सपोर्टर्स ऑफ फार्मा एंड मेडिसिन, तो वो वाला जो पोर्शन है वो बेनिफिट कर रहा है बिकॉज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑल्सो। सेमीग्लूटाइड हैज गॉन आउट ऑफ पेटेंट, तो उसका जो मार्केट है इंडिया में वो धीरे धीरे खुल जाएगा। वैल्यूएशन वाइज वी आर एट फेयर वैल्यूएशन, वी आरंट चीप इन फार्मा, बट वी आर एट फेयर वैल्यूएशंस। जो इतना ज्यादा केपेक्स हुआ है हॉस्पिटल चेन्स में, डायग्नोस्टिक्स में पिछले 2-3 साल में, उसका बेनिफिट विल गेट रीप्ड नाउ। तो ये सारा जो केपेक्स है उसका बेनिफिट आएगा। थोड़ा सा डिसरप्शन मुझे लगता है सप्लाई चेन्स में आएगा, क्रिटिकल गैसेस और क्रिटिकल एलिमेंट्स का, वो शायद हो सकता है देखने को मिले। एक स्मॉल एग्जांपल है कि आपके डायग्नोस्टिक सेक्टर्स का जो एमआरआई स्कैन मशीन होता है वो पूरी तरह से हीलियम पे डिपेंडेंट है, और हीलियम 100% हम इंपोर्ट करते हैं कतर से, थोड़ा बहुत यूएस से और कहीं और से, बट कतर पे हमारी डिपेंडेंस है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। तो काफी चांसेस है कि कुछ ऐसे क्रिटिकल चीजों पे इम्पैक्ट आए, डायग्नोस्टिक्स पे और कहीं, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ फार्मा इज इंटैक्ट। बहुत सारा इसमें पी मनी भी आ रहा है फार्मा में, अगर आप देखेंगे ऑफ लेट। तो वी आर स्ट्रक्चरली एक्सट्रीमली बुलिश। डिफेंसिव सेक्टर, good reasonable multiples and lot of capex getting unfolded in next few years, so it's a great story to be। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि बैंकिंग को आपने टॉप पे रखा है, तो बगैर उसकी चर्चा के अधूरी है बात। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाहे दिग्गज बैंक्स हों, चाहे पीएसयू सेक्टर, मतलब पीएसयू सेक्टर्स तो पूरी तरह से अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे, और हम देख भी रहे थे किस तरह की रैली थी। लेकिन अब दिग्गजों की भी पिटाई हो चुकी है, बैंकिंग में भी एक कंसर्न बना हुआ है, फिर भी कुछ तो बात होगी जो आपने अपनी फेवरेट सेक्टर में इसको टॉप पे रखा। बिल्कुल प्रशांत, आई थिंक अगर कोई एक सेक्टर है जिसपे आप आंख बंद करके ये बोल सकते हैं आफ्टर द करेक्शन इंडियन मार्केट्स की, इसके वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो गए हैं और माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो है बैंकिंग में। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 2 टाइम्स बुक पर आ गई हैं, विच इज एन हिस्टोरिकल लो लेवल ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एक जमाना था जब कोटक जैसे बैंक्स, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो 4-4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते थे। एचडीएफसी बैंक प्रशांत, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, इज कोटिंग एट ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बुक वैल्यू।
So these are great stories, good franchises, great managements, long-term brands. तो private banks are looking extremely attractive. अगर आप क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट पूरा साल क्रेडिट ग्रोथ वाज सफरिंग एंड दैट्स व्हाई बैंक्स इतने ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बट अगर आप पिछला एक क्वार्टर देखें और आगे वाले प्रोग्नोसिस देखें, रिसर्च रिपोर्ट को देखें, तो इस साल का काफी बड़ा अनुमान ये है कि क्रेडिट ग्रोथ विल कम बैक फ्रॉम बिटवीन 10 to 15%, अलग अलग एस्टिमेट्स है। तो क्रेडिट ग्रोथ वापस आती है तो बैंकिंग एज ए सेक्टर शुड डू वेल। अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स वापस ऊपर जाते हैं तो अगेन बैंक्स को थोड़ा सा गेन होना चाहिए फ्रॉम एन एम टू एम बेसिस ऑल्सो। अगर आप पीएसयू बैंक्स की बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लास्ट ईयर पूरे कैलेंडर ईयर में दे वर अराउंड 30-34% अप पीएसयू बैंक एज अ पैक। तो वहां पर शायद वैल्यूएशन फेयर वैल्यू जोन में है अभी, बट प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, एनबीएफसी स्पेस, बिकॉज ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, आई थिंक स्ट्रक्चरली एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इट्स अ ग्रेट प्ले। चलिए, तो जाहिर सी बात है इन सारे फैक्टर्स के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि वैल्यूएशन, मतलब इन्वेस्टर के मन में तो दिलचस्पी यही जगती है कि भाई जिन लेवल पे ये स्टॉक थे या जिन लेवल पे ये पूरा सेक्टर था, वहां से जैसे आपने कहा कि एक माउथ वाटरिंग लेवल्स इस वक्त आ चुके हैं। मोहित जी, आईटी को भी हम छोड़ नहीं सकते, और इसलिए भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि सबसे बड़ा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिसरप्शन, मतलब एक तो सबसे बड़ी बात कि एआई के साथ डिसरप्शन वर्ड ही जुड़ रहा है, और डिसरप्शन इसलिए भी क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं पे भी अगर मची है तो वो आईटी सेक्टर में है, चाहे लेऑफ्स के रूप में हो, चाहे रीस्ट्रक्चरिंग के लेवल पे हो। हालांकि हमें ये भी देखना होगा कि आईटी ने, डिजिटल एडॉप्टेशन ने कोविड के दौर में चूंकि एक अलग लेवल पे था, तो वहां से रीस्ट्रक्चरिंग तो हम उम्मीद कर भी रहे थे, जो हाल फिलहाल 2-3 सालों से हमें नजर आ रही है। लेकिन एआई और आईटी, मतलब एक वक्त पे मार्केट लीडर हुआ करता था आईटी, और वो अब लीडरशिप छोड़िए कि मैं तो ये मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे है अगर हम पूरे आईटी हिस्ट्री को देखें तो। देखिए, आईटी का किस्सा कुछ ऐसा है प्रशांत, कि वो जैसा बोलते हैं ना कि धूल चेहरे पे लगी थी और हम आईना साफ करते रहे, राइट? तो हमारे आईटी का हाल भी कुछ इसी तरह था। इतने सालों तक शायद हम अपना चेहरा छुपाए हुए थे या हम आईने को कोस रहे थे, but we were more body shops, Prashant, to be very honest. And for lack of better words, I think we are a service-oriented IT industry. We were never a product-oriented IT industry. एंड शायद उसी की मार या उसी का पनिशमेंट है जो मार्केट ने ऑलरेडी काफी हद तक हमारे आईटी सेक्टर को दे दिया है। अगर पीक लेवल से सबसे ज्यादा करेक्शन किसी सेक्टर में हुआ है तो वो आईटी में हुआ है। ऑलमोस्ट 27 से 30% डाउन है हम अपने पीक लेवल्स में आईटी सेक्टर में, राइट? एंड स्पेशली लार्ज कैप आईटी को तो बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। तो वैल्यूएशन वाइज हिस्टोरिकल लो लेवल्स, यस, बट द रिस्क ऑफ ग्रोथ इज देयर, राइट? और जैसा आपने कहा एआई दुनिया को चेंज कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एआई दुनिया को कब चेंज करेगा, एआई दुनिया को चेंज कर रहा है। इट इज नॉट अबाउट व्हेन, इट इज अबाउट इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, राइट? ऑन अ डेली बेसिस इट इज हैपनिंग। तो जितना जल्दी इंडियन आईटी कंपनीज अपना स्वरूप बदलेंगी from being service oriented IT enabled services companies से बदलकर वो AI enabled service companies बन जाएंगी, तब शायद हमारी ये स्टोरी थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगेगी। और जितने भी ये डेटा सेंटर्स और जीसीसी प्रशांत आ रहे हैं, ये एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन अप करेंगे इंडिया में। तो वहां पर जो आईटी कंपनीज है, अगेन दे विल हैव टू प्ले द लीड रोल इन दैट सेक्टर। बट फिलहाल ये सेक्टर ऐसा है कि यहाँ पर आपको पैटर्न नहीं पता है। तो हो सकता है कि ये जो हाई वैल्यूएशन के जो जमाने थे आईटी के, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जब तक कि वैल्यूएशन एक लेवल पर जाकर स्टेबल नहीं हो जाता, यहाँ पर एंट्री बहुत रिस्की होगी। बट बिकॉज इट इज करेक्टेड सो मच, इट इज नाउ अ गुड वॉच। मे बी एसआईपी के जरिए आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, धीरे धीरे एंट्री बना सकते हैं, या फिर थोड़ा और रुककर अगर आप एक बार उसे सेटल होने दें तो यहाँ से मुझे लगता है अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं अगले 6 महीने के बाद, when the sector has completely bottomed out. But फिलहाल I think it is an avoid. चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर एसआईपी स्ट्रेटजी आपके लिए ज्यादा कारगर होगी, खासतौर पे अगर हम आईटी सेक्टर को देखें। एक और सेक्टर की बात कर लेते हैं, और चूंकि दुनिया में जंग छिड़ी हुई है तो डिफेंस को हम नहीं भूल सकते, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आई एम श्योर कि हर कंट्री अलग तरीके से पुश कर रही है। भारत भी, आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने
लगभग 2,38,000 करोड़ के प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। FY26 में 6.73 लाख करोड़ के 55 प्रपोजल्स जो हैं उनको AON है। एयर डिफेंस सिस्टम्स, टैंक एम्यूनिशंस, अलग अलग तरीके से, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए हो या फिर किसी और तरीके से, मतलब पुश तो है। और सरकार लगातार इसमें कैपेक्स बढ़ा भी रही है। तो ऐसे में डिफेंस में क्या रणनीति रखी जाएगी, खासतौर पे आउटलुक अगर आपका जानना चाहें। देखिए प्रशांत, सेक्टर करेक्ट तो किया है, और YTD भी अगर आप देखें तो अच्छा करेक्शन डिफेंस नामों में देखने को मिला है। स्ट्रक्चरली देखिए, आपको मुझे ही नहीं पर दुनिया में सबको पता है कि जब जंग छिड़ी हुई है तो तलवारें रखना तो पड़ेगा ही सबको, राइट। मयान में आपके तलवार तो होनी ही होगी। तो यहाँ पर डिफेंस पे स्पेंडिंग हमारी नहीं, ग्लोबली आई थिंक बढ़ेगी, स्पाइरल अप होगी। और अलग अलग देश जो अब तक एक दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर थे, जैसे नेटो ब्लॉक ही हो गया जो कि यूएस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट था, हो सकता है कि यूरोपियन डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, क्योंकि शायद यूएस से भरोसा उठ चुका है दुनिया का, राइट। इसी तरह से जो बहुत सारे एक दूसरे पर निर्भर कंट्रीज थी कि आप उन्हें सपोर्ट कर लेंगे, जापान बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर कभी डिफेंस में स्पेंडिंग नहीं हुआ, जो न्यूक्लियर से हमेशा दूर रहे, बट दे आर नॉट स्पेंडिंग बैक ऑन बीफिंग अप देयर डिफेंस एंड फाइटर एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज, राइट। तो उसी तरह भारत को भी बहुत जगह निवेश की आवश्यकता है, सबमरीन्स में, नेवल्स में, एयरक्राफ्ट्स में, न्यू एज डिफेंस इक्विपमेंट्स में यहाँ पर। बट एक ही चीज प्रशांत मुझे डिफेंस सेक्टर में थोड़ी नेगेटिव लगती है, वो ये है कि वैल्यूएशंस जो हैं वो समझ के परे हैं, वो समझ के परे हैं। एज एन इंडेक्स अगर मैं डिफेंस इंडेक्स को देखूं, इतने करेक्शन के बाद भी 50 के ऊपर के पी मल्टीपल पे कोट करता है। उस तरह के ग्रोथ रेट्स लाना कंसिस्टेंटली बहुत मुश्किल है। सेलेक्टिवली निवेशकों को कुछ अच्छे मिड कैप, स्मॉल कैप डिफेंस के नाम ढूंढने पड़ेंगे जहां पर वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज्यादा भागे नहीं है। सस्ता तो इस स्पेस में कहीं पर कुछ भी नहीं है। या फिर आप SIP स्ट्रेटेजी अपनाइए इस स्पेस में कि आप धीरे धीरे अगले 3 से 5 साल तक इस स्पेस में अपना एलोकेशन बनाते जाइए, बिकॉज स्ट्रक्चरली प्रशांत हम एक नई दुनिया में एंटर करते हैं। ये कलयुग की दुनिया है, यहाँ पर युद्ध ही वीरता का प्रमाण है। तो आपको युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, एंड सारे देशों को डिफेंस में सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, होम ग्रोन होना पड़ेगा। और स्ट्रक्चरली इसमें बहुत अच्छे टेलविंड्स हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड करेगी, इंक्रीमेंटली बजट में आप बहुत ज्यादा एलोकेशंस देखेंगे। तो स्ट्रक्चरली अच्छा सेक्टर है। वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल नहीं हूं मैं, इसलिए मैं फिलहाल SIP की रणनीति अपनाऊंगा। चलिए, तो पुश तो नजर आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं बरकरार हैं, जिस वजह से फिलहाल यहाँ पर SIP स्ट्रेटजी ही आपको अपनानी होगी। एक आखिरी सवाल मैं आता हूँ मोहित सर आपके पास। अब मतलब कहते हैं ना, गागर में सागर भर दी जाए थोड़ी सी, तो अगर मोहित जी के पास 100 रुपए हैं तो फिर उनका एलोकेशन क्या होगा? प्रशांत देखिए, बात 2 सेक्टर्स की चल रही थी, पर अगर मुझे 100 रुपए लगाने हैं तो मैं आज भी लार्ज कैप, डाइवर्सिफाइड, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसी सेक्टर्स में, उन कैटेगरी के फंड्स में लगाऊंगा। मेरा जो स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो है वो हमेशा वही कॉम्बिनेशन रहेगा, उसमें कभी चेंज नहीं आ सकता। हाँ, टेक्निकल पोर्टफोलियो जो है, जहां पर मैं सेक्टोरल बेट्स लेता हूँ या लेने की एडवाइस भी करता हूँ, अगर आप उस लिहाज से पूछ रहे हैं कि आज मेरा टेक्निकल एलोकेशन का पैसा कहाँ जाना चाहिए, तो मेरा सबसे बड़ा पोर्शन आज की डेट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स में जाएगा, उस सेक्टर में जाएगा, उस सेक्टर की कंपनीज में जाएगा। मेरा सेकंड बेट होगा फार्मा एंड हेल्थ केयर, एब्सोल्युटली नो डाउट ऑन दैट। थर्ड बेट, उसमें थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, यू कांट गो ऑन अ ब्रॉडर पैक, बट हाँ, कंजम्पशन स्टोरी से रिलेटेड, जहां पर भी कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, कंजम्पशन इंडेक्स जो है वो भी ओवरऑल पैक अच्छा लग रहा है। उसमें थोड़ा सा आपको FMCG का फिल्टर देखना पड़ेगा, बट कंजम्पशन विल बी माय थर्ड बेट। एंड बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें से एक्सट्रीम अवॉइड मेरे लिए फिलहाल के लिए IT और ऑटो रहेंगे, एंड अदर सेक्टर्स विल बी मोर लाइक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिनेरियो या फिर SIP काइंड ऑफ सिनेरियो। चलिए, तो बड़ी अच्छी चर्चा रही, और मेरे ख्याल से ये सारे इनसाइट्स जो हैं वो इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म के लिहाज से लोगों के बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच मोहित सर, अपना कीमती समय देने के लिए, और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। ये तो ऑनलाइन बातचीत हुई, और हम कभी आपके साथ 1-on-1
किसी पॉडकास्ट में और भी आपके ज्ञान का लाभ लेंगे। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। थैंक यू प्रशांत। तो Always my आज pleasure. की थैंक यू सर। तो आज की इस चर्चा में हमने कोशिश यही की कि गागर में सागर भरी जाए, हर तरह से आपको जानकारी दी जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आई हो। कोई अगर आपको और जानकारी जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।